गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हमारा स्ट्रेस मैनेजमेंट का थर्ड क्लास है और आज हम लोग करेंगे अबाउट इफेक्ट्स ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रेस मैनेजमेंट, दैट इज हाउ टू मैनेज स्ट्रेस। इफेक्ट्स ऑफ स्ट्रेस। तो स्ट्रेस को जनरली नेगेटिव वे में कंसिडर किया जाता है, लेकिन यहाँ पे कहा जा रहा है स्ट्रेस हैज अ न्यूट्रल कोनोटेशन। कोनोटेशन का मतलब है कोई भी ऐसा वर्ड जिसका एक मीनिंग तो होता है, दैट इज मेन मीनिंग या फिर लिटरल मीनिंग, और उसके ओपोज में भी दूसरा मीनिंग हो सकता है या सजेस्ट किया जाता है। तो यहाँ पे स्ट्रेस का भी जो मेन मीनिंग है या फिर प्राइमरी मीनिंग बोल सकते हैं वो है नेगेटिव। ठीक है, वो नेगेटिवली इफेक्ट करता है किसी भी इंडिविजुअल को, स्ट्रेस जो है। और उसका जो दूसरा है सेकेंडरी मीनिंग, वो हो सकता है कि इसका पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंसेस भी होता है। स्ट्रेस जो है वो पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंसेस भी प्रोड्यूस करता है। तो इसी पॉइंट ऑफ व्यू से स्ट्रेस को दो टाइप्स में क्लासिफाई किया गया है, दैट इज यूस्ट्रेस एंड डिस्ट्रेस। तो यूस्ट्रेस क्या है? Eustress denotes the presence of optimum level of stress in an individual which contributes positively to his performance. तो ये स्ट्रेस जो है दैट इज यूस्ट्रेस, वो ऑप्टिमम लेवल ऑफ स्ट्रेस है, यानी कि बेस्ट लेवल ऑफ स्ट्रेस है जो मोस्ट लाइकली सक्सेस लाता है किसी भी इंडिविजुअल के लिए एंड उसको एडवांटेज देता है और ये उनके परफॉर्मेंस को पॉजिटिवली इफेक्ट करता है। जैसे किसी भी इंडिविजुअल में अगर इस चीज का स्ट्रेस होगा कि उसको बहुत बेटर परफॉर्म करना है, उसको बाकी लोग से अच्छा परफॉर्म करना है, उसको बेस्ट परफॉर्मर बनना है, तो ये इस चीज का स्ट्रेस है, इस चीज का प्रेशर है वो इंडिविजुअल में, तो ये उसको पॉजिटिवली हेल्प करेगा कि वो परफॉर्म और बेटर कर पाए, वो और अच्छे से काम कर पाए। तो इस टाइप का स्ट्रेस जो है वो हेल्दी रहता है, पॉजिटिव रहता है, क्योंकि वो हेल्प करता है किसी भी इंडिविजुअल को डेवलपमेंट में, उसके डेवलपमेंट में। और ये स्ट्रेस हेल्प करता है कोई भी इंडिविजुअल में कि वो एनर्जी में पूरे एनर्जेटिक रहे, फुल ऑफ जील रहे उसमें एंड ऑल द टाइम वो इंस्पायर्ड रहे। फिर आता है डिस्ट्रेस। तो ये जो है ये नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस देता है। Distress denotes the presence of a high level of stress in an individual which affects job performance adversely and creates many types of physical, psychological and behavioral problems. तो ये हाई लेवल ऑफ स्ट्रेस रहता है कोई भी इंडिविजुअल में एंड ये उसके जॉब परफॉर्मेंस को नेगेटिवली इफेक्ट करता है, एडवर्सली इफेक्ट करता है, बुरी तरीके से वो इफेक्ट करता है किसी भी इंडिविजुअल के परफॉर्मेंस को एंड उसमें प्रॉब्लम्स आता है फिजिकल, साइकोलॉजिकल एंड बिहेवियरल। तो आगे देखेंगे और आज का मेन हमारा टॉपिक रहेगा डिस्ट्रेस के ऊपर कि ये जो नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस है स्ट्रेस का, उसकी वजह से क्या प्रॉब्लम्स आता है एंड हाउ टू मैनेज दिस स्ट्रेस। जो डिस्ट्रेस है ये बेसिकली बहुत अनहेल्दी और नेगेटिव स्ट्रेस है। किसी भी इंडिविजुअल में अगर बहुत ज्यादा स्ट्रेस है तो उसकी वजह से उसका परफॉर्मेंस इफेक्ट होगा, उसका एफिशिएंसी जो है वो लो हो जाएगा। तो यहाँ पे जो पहला प्रॉब्लम आता है बिकॉज ऑफ द स्ट्रेस वो है फिजिकल प्रॉब्लम्स। तो कोई भी इंडिविजुअल का फिजिकली उसके हेल्थ पे इफेक्ट करता है ये स्ट्रेस, चाहे उसका स्ट्रेस की वजह से हाई ब्लड प्रेशर हो, हाई लेवल ऑफ कोलेस्ट्रॉल आ जाए, हार्ट डिजीज आ जाए, अल्सर का प्रॉब्लम आ जाए, कैंसर हो जाए, तो ये सारा भी स्ट्रेस का ही रीजन है। क्योंकि हम लोग को भी पता है पहले के जमाने में इतना प्रॉब्लम्स नहीं था, इतना बीमारी भी नहीं था, अभी हम लोग देखते इतना सारा डिजीजेस आ गया है, वो कहीं ना कहीं उसका रीजन स्ट्रेस भी है। क्योंकि लोग जो है वो पता नहीं कितने सारे स्ट्रेस से गुजरते हैं, कितना सारा टेंशन लेते हैं, कितना प्रेशर लेते हैं, काम का प्रेशर रहता है, अपना फैमिली रिलेटेड प्रेशर रहता है, तो ये इफेक्ट करता है इंडिविजुअल्स को और इसकी वजह से उन लोगों को फिजिकली बहुत प्रॉब्लम्स आ जाता है। तो ये जो फिजिकल प्रॉब्लम्स है वो बहुत ड्रास्टिकली इफेक्ट करता है किसी भी इंडिविजुअल को, उनके फैमिलीज को एंड ऑर्गेनाइजेशन को भी। नेक्स्ट है साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स। तो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम जैसे कि एंगर, एंजाइटी, घबराहट आना, नर्वसनेस, फिर डिप्रेशन, बोर हो जाना, टेंशन लेना, तो ये सब साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होता है। इसका और एक है कि इंसोम्निया। इंसोम्निया यानी कि रात में नींद नहीं आना, नींद चला जाता बिकॉज ऑफ द स्ट्रेस। तो ये भी ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्टिविटी को इफेक्ट करता है एडवर्सली और वो इंडिविजुअल के लिए भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम का बात हो जाता है। फिर है बिहेवियरल प्रॉब्लम्स। तो बिकॉज ऑफ द स्ट्रेस लोग के बिहेवियर में चेंजेस आने लगता है, उन लोग
ओवर ईट करने लगते हैं, या तो उन लोग अंडर ईट करते हैं, या तो नहीं खाते हैं बिल्कुल भी, या कुछ ज्यादा खाने लगते हैं बिकॉज ऑफ द स्ट्रेस। अल्कोहलिज्म आ जाता है, उन लोग अल्कोहल कंज्यूम करने लगते हैं, ड्रग एडिक्ट हो जाते हैं। और इसके वजह से, ये स्ट्रेस की वजह से और भी उनके बिहेवियर में चेंजेस आता है, जैसे कि उन लोग एब्सेंट होने लगते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, एब्सेंटिज्म इंक्रीज हो जाता है उनका, उन लोग में टायर्डनेस आता है, तो उन लोग काम नहीं कर पाते अच्छे से। तो ये सारा प्रॉब्लम्स की वजह से जो ऑर्गेनाइजेशन है वो भी सफर करता है इंडिविजुअल्स के साथ। इफेक्ट्स ऑफ स्ट्रेस में आगे है बर्नआउट एंड रेस्ट आउट। तो ये जो बर्नआउट है, ये जो कॉमर्स में जो सब्जेक्ट है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, उसका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एंड इसमें काफी रिसर्च भी किया गया है। और ये एक प्रॉब्लम है जो कि एड्रेस करना बहुत जरूरी है ऑर्गेनाइजेशन में, ये प्रॉब्लम को ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। तो देखते हैं बर्नआउट क्या है। बर्नआउट इज अ सिंड्रोम where a person breaks down physically and emotionally due to continuous overwork over a long period of time. तो बर्नआउट एक सिंड्रोम है, सिंड्रोम यानी कि किसी तरीके का एबनॉर्मल कंडीशन कोई भी इंडिविजुअल में, किसी भी इंडिविजुअल में कुछ ऐसा साइंस है जो ये शो करता है कि उस पर्सन में किसी तरीके का डिसऑर्डर है। तो यहाँ पे क्या होता है कि वेर अ पर्सन ब्रेक्स डाउन फिजिकली एंड इमोशनली, तो कोई भी पर्सन जो है वो फिजिकली एंड इमोशनली ब्रेक डाउन करता है, वो टूट जाता है, क्योंकि उसको काफी वर्क दे दिया जाता है ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। और ये कॉन्टिन्यूसली अगर किसी भी इंडिविजुअल में उसको ओवरलोड कर दिया जाए कुछ काम से, तो वो इंसान जो है वो फिजिकली एंड इमोशनली ब्रेक डाउन कर जाता है। और ये जो है बर्नआउट, वो एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, यानी कि ये स्लो प्रोसेस है, ये ऐसा नहीं है कि तुरंत आ जाता है, ये ग्रेजुअली आता है स्टेज बाय स्टेज। और इसमें क्या होता है कि जो लोग हैं, जो जिसको बर्नआउट हुआ है, वो बाद में क्या होता है, वो उसको अपना जॉब पसंद नहीं आने लगता है, वो डिटैच हो जाता है अपने जॉब से, एंड उसको ये फीलिंग आ जाता है कि अब वो अपना गोल्स को अकम्प्लिश नहीं कर पाएगा। तो ये काफी अनहेल्दी होता है, क्योंकि ये जो है बर्नआउट की वजह से किसी भी इंडिविजुअल में नेगेटिव फीलिंग्स आ जाता है बहुत ज्यादा। तो ये स्टेज जो है, पहला स्टेज में तो ये है कि कोई भी इंडिविजुअल जो है वो अपने काम से सेटिस्फाइड रहता है, उसमें काफी हाई लेवल ऑफ एनर्जी रहता है। फिर दूसरा स्टेज है कि वो जो है वो पर्सन में फ्रस्ट्रेशन आने लगता है, उसमें टायर्डनेस आने लगता है, उसका मोरल जो है वो डाउन हो जाता है धीरे धीरे। फिर थर्ड स्टेज में आता है कि वो विड्रॉ करने लगता है, यानी कि सोशल विड्रॉल हो जाता है, अब वो नहीं चाहता है कि वो अपने कलीग से बात करे, अपने कोवर्कर से बात करे, और वो हर बात पे गुस्सा शो करने लगता है, एंगर आ जाता है, बहुत नेगेटिविज्म आ जाता है इंसान में। फिर फोर्थ स्टेज आता है, स्टेज ऑफ क्राइसिस, जिसमें उसका सेल्फ एस्टीम जो है वो बहुत लो हो जाता है, और वो काफी सिनिकल हो जाता है। सिनिकल का मतलब है वो ट्रस्ट करने नहीं लगता है किसी दूसरे पर्सन को, ट्रस्ट इश्यूज आ जाता है, और चाहे वो उसके फैमिली में शो कर रहा हो ये चीज, या ऑर्गेनाइजेशन में, तो ये आ जाता है। और फाइनल स्टेज जो आता है वो होता है फाइनल ब्रेकडाउन, जिसमें अल्कोहल कंजम्पशन आने लगता है, ड्रग एडिक्ट हो जाता है इंसान, उसमें सुसाइडल टेंडेंसी आ जाता है। तो ये जो प्रॉब्लम्स है ये आता है बर्नआउट की वजह से। तो ये बहुत जरूरी है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को कि ये प्रॉब्लम को उन लोग ध्यान में रखें, एंड किसी भी इंडिविजुअल को, अपने एम्प्लॉयज को ज्यादा काम ना दे, या कुछ ऐसा उनको डिस्टर्ब ना करे कि वो पर्सन जो है वो बर्नआउट हो जाए। नेक्स्ट है रस्ट आउट। रस्ट आउट इज अ सिंड्रोम wherein a person is chronically का मतलब है continuously underworked and his skills are underutilized in performing the job। तो हमने देखा कि बर्नआउट में ओवरवर्क था, लोगों को ज्यादा काम दिया जा रहा था, एक्सेस काम दिया जा रहा था ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। रस्ट आउट में क्या होता है, अंडर वर्क रहता है, अंडरवर्कड, दे आर अंडरवर्कड, उन लोग के पास स्किल्स है, उन लोग के पास टैलेंट है, उन लोग के पास कैपेबिलिटी है टू परफॉर्म देयर जॉब, लेकिन उन लोग को अंडर यूटिलाइज किया जा रहा है, उन लोग को काम ही नहीं दिया जा रहा है। और ये भी एक प्रॉब्लम है एम्प्लॉयज में। तो जैसे टूल्स, फॉर एग्जाम्पल आयरन या फिर स्टील, अगर उसको छोड़ दिया जाए, उनका काम नहीं किया जाए, उनसे उनको यूज नहीं करे, तो वो रस्ट होने लगता है, जंक लगने लगता है वो टूल्स में। तो रस्ट आउट में भी वही है, अगर इम्प्लॉयज है, उन लोग में कैपेबिलिटी है, उन लोग में स्किल्स है, लेकिन अगर उन लोग को यूज ही नहीं किया जा रहा, उन लोग को उस तरीके से काम ही नहीं दिया जा रहा, उन लोग को एज अ यूजलेस है, जैसे उस तरीके से उन लोग को ट्रीट किया जा रहा है जैसे उनका कोई काम नहीं है, तो ये भी एक तरीके का प्रॉब्लम है जो उन लोग को स्ट्रेस क्रिएट करेगा। तो ये हो सकता है दो सिचुएशन से, साइडलाइन या फिर
एम्प्लॉयमेंट। साइडलाइन में क्या होता है, उनके जो सीनियर है, जो सुपीरियर है, वो उनको इग्नोर करने लगते हैं, उन लोग को ध्यान नहीं देते हैं, उन लोग को आइसोलेट करते हैं, उन लोग को साइडलाइन करते हैं। तो इसकी वजह से उन लोग में कॉन्फिडेंस जो है वो लैक करता है। फिर आता है मिस एम्प्लॉयमेंट। तो उन लोग का जो स्किल्स है उस अकॉर्डिंग उन लोग को जॉब देना चाहिए, लेकिन उन लोग को स्किल्स जो है उसके कम लेवल का जॉब दिया जाता है। तो उन लोग जितना अपना जो कैपेबिलिटी है वो यूटिलाइज कर सकते थे, उतना वो नहीं कर पाएंगे उस टाइप के जॉब में। मिस एम्प्लॉयमेंट यानी कि उन लोग को सही तरीके से एम्प्लॉय नहीं किया जाता है, जितना वो कर सकते हैं उतना उन लोग को यूज नहीं किया जाता है कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में। तो ये होता है रस्ट आउट। नेक्स्ट है स्ट्रेस मैनेजमेंट। तो हम लोग देखते हैं कि स्ट्रेस को मैनेज किन तरीकों से किया जाता है। पहला है इंडिविजुअल कोपिंग स्ट्रैटेजीज, सेकंड है ऑर्गेनाइजेशनल कोपिंग स्ट्रैटेजीज, और थर्ड है काउंसलिंग। पहले देखते हैं इंडिविजुअल कोपिंग स्ट्रैटेजीज में क्या है। पहला है फिजिकल एक्सरसाइज। तो फिजिकल एक्सरसाइज भी एक बहुत अच्छा स्ट्रैटेजी है कि लोग अपना स्ट्रेस से ओवरकम कर पाए। उसमें वो अपने बॉडी को फिट रखते हैं, जॉगिंग करके, स्विमिंग करके, खेल कर, कोई भी फिजिकल एक्टिविटीज करके। और योगा जो है वो स्पेशली उसको साइंटिफिक टेक्निक कहा गया है, और फिजिकल एक्सरसाइज वो हेल्प करता है बॉडी को फिट रखने में एंड स्ट्रेस को रिलीज करने में। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी है। फिर है रिलैक्सेशन। तो रिलैक्सेशन भी हेल्प करता है लोगों को कि वो अपने स्ट्रेस से ओवरकम करें। रिलैक्सेशन में वो सिंपली अपना सारा जो भी टेंशन है वो छोड़कर उन लोग रिलैक्स करते हैं। रिलैक्स किसी भी तरीके से कर सकते हैं, उन लोग कहीं कुछ एंटरटेनमेंट कर सकते हैं, या फिर कहीं घर में ही बिना कुछ काम किए। सबके लिए अलग अलग टाइप का रिलैक्सेशन रहता है, तो फिर रिलैक्स कर सकते हैं। एंड एक बायो फीडबैक आता है, बायो फीडबैक थेरेपी होता है। इस थेरेपी में क्या होता है कि जो लोग हैं उन लोग को सिखाया जाता है, उन लोग लर्न करते हैं हाउ टू कंट्रोल देयर बॉडीली प्रोसेस। उनका बॉडी का प्रोसेस कैसा है उसको उन लोग सीखते हैं एंड लर्न करते हैं कि उसको कंट्रोल कैसे करना है। और प्रोसेस जैसे कि मसल टेंशन हो गया, ब्लड प्रेशर हो गया, हार्ट रेट हो गया, तो ये प्रॉब्लम्स को उन लोग कंट्रोल कैसे कर पाए वो होता है, उसको सीखना होता है बायो फीडबैक थेरेपी। फिर है वर्क होम ट्रांजिशन। तो वर्क होम ट्रांजिशन में क्या होता है, ये भी एक तरीके का रिलैक्सेशन टेक्निक है। इसमें लोग वर्क पे जाते हैं, ऑर्गेनाइजेशन में उन लोग या कंपनी में उन लोग काम करते हैं। उसके बाद काम के बाद जो लास्ट 30 मिनट्स होता है, काम के दिन में काम का एंड होने पे जो लास्ट 30 मिनट्स होता है, उसमें लोग क्या करते हैं, उन लोग जो अपना जो डे टू डे का एक्टिविटीज है उसको उन लोग रिव्यू करते हैं, एंड देन अपना प्रायोरिटीज को लिस्ट करते हैं कि नेक्स्ट डे पे क्या क्या वर्क है जो वो अटेंड करना चाहते हैं। एंड फिर रिलैक्स मैनर में उन लोग अपना काम को फिनिश करते हैं एंड दे गो बैक होम। तो ये होता है वर्क होम ट्रांजिशन, मतलब अपना काम जो है वो वर्क प्लेस तक ही सीमित है, ऐसा नहीं है कि वो अपना काम को घर ले आ रहे हैं, और उसका एंड भी सही ढंग से हो रहा है, यानी कि स्ट्रेस लेकर वो काम का एंड नहीं हो रहा है, उन लोग आराम से रिलैक्स वे में एंड भी कर रहे काम और घर भी स्ट्रेस फ्री जा रहे हैं। ये होता है वर्क होम ट्रांजिशन। फिर आता है कॉग्निटिव थेरेपी। कॉग्निटिव थेरेपी भी एक अच्छा टेक्निक है, स्पेशल टेक्निक है। इसको साइकोलॉजिस्ट लोग ने डेवलप किया है। इस टेक्निक में लेक्चर्स दिया जाता है, जो इंडिविजुअल्स हैं जिन लोग स्ट्रेस से स्पेशली गुजर रहे हैं या गुजर सकते हैं, उन लोगों को लेक्चर्स दिया जाता है, इंटरैक्टिव डिस्कशंस होता है। एंड ये हेल्प करता है कि पार्टिसिपेंट्स के जो कॉग्निटिव प्रोसेस है, जो कॉग्निशन प्रोसेस है, उसको अंडरस्टैंड करने में एंड उन लोगों को उसी अकॉर्डिंग सजेस्ट करने में। तो कॉग्निशन में क्या होता है कि उन लोग का जो मेंटल एक्शन है, जो मेंटल प्रोसेस है कि कैसे उन लोग चीजों को समझते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं, याद करते हैं, जज करते हैं, तो वो होता है कॉग्निशन। मतलब वो बेसिकली एक मेंटल प्रोसेस है जो हेल्प करता है कोई भी इंडिविजुअल को नॉलेज गेन करने में, एंड उसको कैसे वो इंटरप्रेट करे, वो नॉलेज को किस तरीके से समझ रहे हैं। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये भी कॉग्निशन भी की वजह से भी लोगों में स्ट्रेस आ सकता है। अगर वो चीजों को गलत तरीके से समझ रहे हैं तो ये उनको स्ट्रेस कॉज करेगा। तो ये कॉग्निटिव थेरेपी हेल्प करता है उन लोग को अवेयर करने में इस बात से कि कैसे उन लोग का जो कॉग्निशन है वो इफेक्ट करता है उनके फिजियोलॉजिकल एंड इमोशनल रिस्पॉन्सेस को। फिर है नेटवर्किंग। तो नेटवर्किंग बेसिकली फॉर्मेशन है ऑफ क्लोज एसोसिएशंस with trusted, empathetic,
co-workers and colleagues who are good listeners and confidence builders. तो नेटवर्किंग करना बहुत जरूरी है। आप कहीं पे भी जाकर अकेले अगर बैठेंगे, कोई ऑर्गेनाइजेशन है, कोई कंपनी है, या कहीं पे भी, अगर आप घर में भी है और अगर आप अकेले आइसोलेट होकर है, बात ही नहीं कर रहे लोगों से, तो ये भी स्ट्रेस कॉज करता है। आपके अंदर जो है आपको वो शेयर करना है, आपको बताना है, स्पेशली उन लोगों को जिन लोग अंडरस्टैंड करते हैं आपको, आपसे एम्पथाइज करते हैं। तो जैसे ऑर्गेनाइजेशन में भी कलीग्स होते हैं, को वर्कर्स होते हैं, बहुत लोग गुड लिसनर्स होते हैं, बहुत लोग हेल्प करते हैं, बहुत लोग का पॉजिटिव एटीट्यूड रहता है अपने कलीग्स के लिए, तो उन लोग से शेयर करना चाहिए सो दैट ये जो स्ट्रेस है वो रिलीज हो। और ये भी बहुत एक हेल्पफुल टेक्निक है जो हेल्प करता है स्ट्रेसफुल सिचुएशन के लिए। नेक्स्ट है ऑर्गेनाइजेशनल कोपिंग स्ट्रैटेजीज। तो देखते हैं ऑर्गेनाइजेशन क्या स्ट्रैटेजीज अडॉप्ट करते हैं जो हेल्प करता है लोगों में कि उन लोग स्ट्रेस को ओवरकम कर पाए। और ये भी बहुत जरूरी है क्योंकि बहुत केसेस में ऐसा होता है कि अपने वर्क प्लेस में ही लोग जो है वर्क प्लेस के एक्टिविटीज की वजह से ही उन लोग में स्ट्रेस आता है। तो ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी बहुत जरूरी है कि ये प्रॉब्लम को उन लोग ध्यान दें। तो पहला है सपोर्टिव ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट। तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में उसका जो क्लाइमेट है, जो कल्चर है, वो सपोर्टिव होना बहुत जरूरी है। यानी कि वो ऑर्गेनाइजेशन का जो लीडर्स है, जो मैनेजरियल लीडरशिप है, उन लोग को ये ध्यान रखना है कि उन लोग का जो ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर है वो कंट्रोल में रहे। उन लोग को ये ध्यान में रखना है, फोकस करना है कि जो एम्प्लॉयज है उन लोग पार्टिसिपेट करें, इन्वॉल्व हो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में। एंड इसकी वजह से जो क्लाइमेट है वो डेवलप करेगा एक बिलोंगिंगनेस अमंग पीपल, और ये हेल्प करेगा उन लोग को उन लोग के स्ट्रेस को रिड्यूस करने में। नेक्स्ट है जॉब इनरिचमेंट। तो अगर कोई भी जॉब जो दिया जा रहा है लोगों में, अगर वो मोनोटोनस है और डिसइंटरेस्टिंग है, यानी कि सेम ही काम उन लोग को दिया जा रहा है, हमेशा एक ही काम कर रहे हैं, काम में कुछ चेंजेस नहीं आ रहा है, कुछ चैलेंजेस नहीं दिया जा रहा है, इंप्रूवमेंट नहीं हो रहा है उन लोग के जॉब वर्क में, एंड वो डिसइंटरेस्टिंग भी है, उन लोग को इंटरेस्ट नहीं आ रहा है वो जॉब करने में जो लोग परफॉर्म कर रहे हैं, तो ये भी स्ट्रेस कॉज करता है। तो ऑर्गेनाइजेशन को ये ध्यान में रखना है कि जॉब्स को इनरिच करना है, यानी कि जॉब्स का जो कंटेंट फैक्टर्स है उसको इम्प्रूव करना है, उन लोग को रिस्पॉन्सिबिलिटी में इनहांस करना है, मे बी उन लोग को चैलेंजेस देना है, अपॉर्चुनिटी देना है फॉर एडवांसमेंट, एंड जॉब का जो कोर कैरेक्टरिस्टिक्स है उसको इम्प्रूव करना है, जैसे कि टास्क आइडेंटिटी, टास्क सिग्निफिकेंस, ऑटोनॉमी, फीडबैक। तो ये सब भी जो है वो हेल्प करेगा लोगों को मोटिवेट होने में, एंड उन लोग का स्ट्रेस भी रिड्यूस होगा। नेक्स्ट है ऑर्गेनाइजेशनल रोल क्लैरिटी। तो बहुत बार ऐसा होता है ऑर्गेनाइजेशन में कि जो एम्प्लॉय को रोल दिया गया है, जो जॉब दिया गया है करने को, उसके बारे में उन लोग क्लियर ही नहीं है, उन लोग को आइडिया ही नहीं है कि क्या करना है, किस तरीके से करना है। तो ये भी स्ट्रेस कॉज करता है कि उन लोग को स्टार्ट कैसे करना है, एंड कैसे करना है। तो ऑर्गेनाइजेशन को बहुत जरूरी है कि रोल को उन लोग क्लियरली डिफाइन करे, सो दैट जो एम्प्लॉय है उन लोग अनक्लियर नहीं रहे, उन लोग एम्बिगुअस नहीं रहे, और रोल कॉन्फ्लिक्ट ना हो, उन लोग को पता हो कि क्या करना है, किस एम्प्लॉय को क्या करना है, किस डिपार्टमेंट में काम करना है, और उस डिपार्टमेंट में उनका क्या रोल है। तो ये भी बहुत जरूरी है। फिर है करियर प्लानिंग एंड काउंसलिंग। तो करियर प्लानिंग एंड काउंसलिंग में बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन जो है वो वर्कशॉप्स में भी कंडक्ट कर सकते हैं, या फिर कुछ एजुकेशनल प्रोग्राम्स कंडक्ट कर सकते हैं, एक्सपेरिमेंटल प्रोग्राम्स कर सकते हैं, जिसमें एम्प्लॉयज को उनके करियर रिलेटेड उन लोग को गाइडेंस मिले कि उन लोग का जो पर्सनल गोल्स है वो भी अचीव हो, उन लोग को अपने करियर में भी आगे बढ़ना है, उन लोग को एडिशनल क्वालिफिकेशंस चाहिए। तो इसके लिए उन लोग को गाइडेंस मिलना चाहिए, उन लोग को प्रॉपर ट्रेनिंग दिया जाए, एंड ये हेल्प किया जाए कि कौन कौन सा स्किल्स जो है उन लोग अक्वायर करेंगे जो हेल्प करेंगे उन लोग के करियर एडवांसमेंट में। तो इस तरीके का भी प्रोग्राम रहेगा ऑर्गेनाइजेशन में, तो एम्प्लॉयज जो है उन लोग सेटिस्फाइड रहेंगे एंड स्ट्रेस नहीं आएगा। फिर है स्ट्रेस कंट्रोल वर्कशॉप्स एंड एम्प्लॉय असिस्टेंस प्रोग्राम्स। तो ये जो है स्ट्रेस कंट्रोल वर्कशॉप्स, ये हेल्प करता है कि एम्प्लॉयज जो है उन लोग का स्ट्रेस को कैसे कंट्रोल किया जाए एंड उसको कैसे रिड्यूस किया जाए। ये हेल्प करता है उन लोग को एडुकेट करने में। ये वर्कशॉप्स जो है वो उसमें एम्प्लॉयज को एडुकेट किया जाता है कि स्ट्रेस किस तरीके से आ सकता है, अगर आएगा तो उसको ओवरकम कैसे करना है, ओवरकम कैसे करना है इल इफेक्ट्स को, कोई भी रीजन है जिसकी वजह से स्ट्रेस आ रहा है उनको, तो वो उनके पर्सनल लाइफ को भी अफेक्ट करेगा, उनके फैमिली प्रॉब्लम्स में भी बढ़ सकते हैं स्ट्रेस की वजह से, ऑर्गेनाइजेशन में भी उन लोग का जो परफॉर्मेंस है वो डिक्रीज करेगा।
तो ये असिस्टेंस प्रोग्राम जो है ये बेसिकली हेल्प करता है उनको अंडरस्टैंड करने में कि स्ट्रेस किस वजह से आ सकता है उनमें एंड ये स्ट्रेस को कैसे ओवरकम करना है। नेक्स्ट है काउंसलिंग। तो काउंसलिंग बेसिकली प्रोफेशनल हेल्प या फिर प्रोफेशनल एडवाइस होता है किसी भी इंडिविजुअल पर्सन के लिए, सो दैट वो जिस प्रॉब्लम में है उस प्रॉब्लम से वो निकल पाए। तो कोई भी एम्प्लॉय अगर किसी तरीके के इमोशनल प्रॉब्लम से गुजर रहा है, किसी तरीके के स्ट्रेसफुल सिचुएशन में है, जो कि हो सकता है बिकॉज ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल या फिर उसके पर्सनल लाइफ रिलेटेड फैक्टर्स, तो उस इमोशनल प्रॉब्लम से उसको निकालना एंड लाना उसके बैक टू नॉर्मल मेंटल स्टेट पे, जैसे वो पहले था उस पोजीशन पे उसको ले आना। तो ये ऑब्जेक्टिव रहता है काउंसलिंग का। तो इसमें जो काउंसलर है, जो काउंसलिंग करता है किसी भी पर्सन को, उसका ये ऑब्जेक्टिव रहता है कि वो उस इंसान को समझ पाए, उसको अंडरस्टैंड करे प्रॉपरली कि वो किस पोजीशन पे है, किस तरीके से के प्रॉब्लम से वो गुजर रहा है, एंड उसी अकॉर्डिंग उनको एडवाइस दिया जाता है, उनसे कम्युनिकेट किया जाता है कि जो भी नेगेटिव फीलिंग्स है वो हट जाए एंड उनमें कॉन्फिडेंस डेवलप हो। तो दैट्स ऑल फॉर दिस टॉपिक स्ट्रेस मैनेजमेंट। एंड आज हम लोग ऑर्गेनाइजेशनल थ्योरी एंड बिहेवियर सब्जेक्ट के सिलेबस को कंप्लीट करते हैं। So thank you and all the best to all.